नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स पास आ गया है, 20-25 दिन लगभग बचे हुए हैं। तो आज से हम जो है वो अपने चैनल पर एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 वीडियोज़ में साल भर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको छाँट करके लगभग 80 से 100 टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको हम सेलेक्ट करेंगे। उनको हम जो है वो एक तरह से रिवीजन आपका करा देंगे। तो उससे ये होगा कि जो मंथली हमारा सीरीज़ चल रहा है उसको आप देख ही रहे होंगे। हमारी जो डेली वीडियो सीरीज़ चलती है वो भी आप देख ही रहे होंगे। तो ये जो आप ईयरली वाली सीरीज़ देखेंगे तो इससे आपका रिवीजन जो है वो एग्ज़ाम के जस्ट पहले हो जाएगा। जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस वीडियो सीरीज़ में वही कवर किए जाएँगे। इस वीडियो सीरीज़ को जो है वो कई पार्ट्स में चलाया जाएगा, 4 से 5 पार्ट्स में चलाया जाएगा। जैसे आज का जो टॉपिक है वो नेशनल इश्यूज़ से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे जो नेशनल इश्यूज़ इस बीच थे 1 साल में उनके बारे में। इसके बाद आगे की वीडियोज़ में जो है वो हम गवर्नमेंट स्कीम्स पर बात करेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। उसके बाद जो लीगल चेंजेज़ हुए हैं, लेजिस्लेटिव चेंजेज़ हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों फिर आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने लायक ये है कि इस वीडियो का जो लक्ष्य है वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रिवीजन है। तो इस वीडियो में वही चीज़ें कवर की जाएँगी जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पॉइंट वाइज़ हम उसको जल्दी-जल्दी से कवर करके खत्म करेंगे। तो फिर आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 नेशनल इश्यूज़। तो जो पहला टॉपिक हम लोग इस के अंडर में करने जा रहे हैं, वो है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसको शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी एमएचआरडी थी, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका नाम अब बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ये इस पॉलिसी के पहले की बात है। इसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। अब ये जानने के बाद आइए हम जो है वो पॉलिसी पर जाते हैं कि पॉलिसी में क्या है। तो ये जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है 2020 के लिए, इसको बनाया गया है, कस्तूरी रंगन कमेटी आई थी, उसकी रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया है। अब इस पॉलिसी में क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन पर जो है हम पॉइंट वाइज़ चर्चा कर लेते हैं जल्दी-जल्दी। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें, तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है वो है एडल्ट एजुकेशन को लेकर। तो इसमें जो है वो पॉलिसी में एक विज़न रखा गया है कि जो स्कूल्स हैं या पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पर जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं, मतलब कि स्कूल की जो टाइमिंग है, मान लीजिए कोई स्कूल है वो इंटर तक चलता है, तो जब बच्चों के लिए वो स्कूल खत्म हो जाए या लाइब्रेरी है जो उसका नॉर्मल टाइमिंग है वो खत्म हो जाए, तो उसके बाद जो है वहाँ पर एडल्ट एजुकेशन की क्लासेस चलना शुरू होंगी। ये पॉलिसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है। एडल्ट एजुकेशन की क्लासेस स्कूल आवर्स के बाद चलेंगी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एडल्ट जो है वो कहीं नौकरी करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उनके पास दिन भर समय नहीं रहता पढ़ने के लिए। तो उससे क्या होगा कि जब नॉर्मल टाइमिंग्स खत्म हो जाएंगी, फिर उनके काम की टाइमिंग्स भी खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद उनके पास मौका रहेगा कि वो स्कूल में जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें ये हो गया एडल्ट एजुकेशन का। दूसरे टॉपिक पे हम आए, दूसरे पॉइंट पर आए, तो दूसरा पॉइंट है इसमें वोकेशनल स्टडीज के बारे में। वोकेशनल स्टडीज का मतलब दोस्तों ये होता है कि ऐसी स्टडी जो कि आगे जाके आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए आपको कैपेबल बनाए। मतलब कि स्कूल के समय से ही आपको ट्रेनिंग ऐसी दी जाए कि आप आगे जाके एम्प्लॉयमेंट पाने में, रोजगार पाने में और ज़्यादा कैपेबल हो। जो रोजगार का मार्केट है, एम्प्लॉयमेंट का मार्केट है, उसमें जो कंपटीशन है उसको फेस करने के लिए आप तैयार रहें। तो इसमें जो है वो कहा गया है कि जो 6 से 8 क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे, यहीं से जो है वो वोकेशनल एजुकेशन शुरू करने का प्रोविज़न रखा गया है। और ये जो डिसीजन है ये स्कूल्स के ऊपर, स्टेट्स के ऊपर होगा कि वो किस क्लास से शुरू करते हैं, लेकिन इसी क्लास के अराउंड जो है वो वोकेशनल एजुकेशन शुरू करनी होगी। तो ये बहुत अच्छा जो है वो इनिशिएटिव है सरकार द्वारा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें वोकेशनल एजुकेशन में ये भी है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड से भी दी जाएगी। अब जब से कोविड-19 क्राइसिस शुरू हुआ है, मार्च से लगभग जो है वो सारे स्कूल बंद चल रहे हैं। तो ज़्यादातर क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन शुरू हो गई। तो इसी दिशा में एक कदम ये भी है कि वोकेशनल एजुकेशन भी जो है वो ऑनलाइन मोड से अब दी जा सकेगी। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट इश्यू है, वो इसमें ये है कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, आप दोस्तों जानते होंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर में केंद्रीय विद्यालय भी आते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय भी आते हैं।
तो ये जो केंद्रीय विद्यालय हैं, यहाँ पर प्री स्कूल की एजुकेशन शुरू करने का प्रोविज़न किया गया है। मतलब कि जो अर्ली चाइल्डहुड है, मतलब कि क्लास 1 से पहले नर्सरी के आस-पास की जो एज होती है, जिसको प्ले ग्रुप कहा जाता है या किंडरगार्टन कहा जाता है। तो ऐसी एज के बच्चों को भी जो है वो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिया जाएगा, प्री स्कूल में एडमिशन दिया जाने लगेगा इस पॉलिसी के बाद से। इसके बाद अगला इश्यू पे आते हैं। तो जो लोग गूंगे हैं या बहरे हैं, मूक बधिर हैं, जिनको सुनाई नहीं देता या जो बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए ये एक प्रोविजन शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है वो एक इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए जो है वो मॉड्यूल तैयार करेगा। इसका जो लक्ष्य होगा वो ये होगा कि जो लोग अपनी डिसेबिलिटी की वजह से मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाते हैं, जिनको ये फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ पूरी नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए भी जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है वो प्रोविजंस बनाएगा और उनको, उनके लिए जो एजुकेशन है उसको फैसिलिटेट करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो है वो एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे आप सीबीएसई ले लीजिए, आईसीएसई ले लीजिए, यहाँ पर जो है वो बोर्ड्स में पढ़ाई होती है, बोर्ड्स हैं यहाँ पर पढ़ाई होती है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर करस्पॉन्डेंस में पढ़ाई होती है। मतलब कि आप यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, बच्चे जो है वो इंटर तक इसमें एडमिशन ले लें, तो उनको स्टडी मटेरियल घर पर प्रोवाइड किया जाता है और एग्ज़ाम्स इसके जो है वो जाके पेन पेपर मोड पे होते हैं, लेकिन बाकी साल भर इसको क्लासेस नहीं करनी पड़ती हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने डिसाइड किया है कि एक जो है वो मॉड्यूल डेवलप करेगा इंडियन साइन लैंग्वेजेस के लिए। इसके बाद अगले इशू पे आते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय, अभी हमने केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय की बात की थी। तो यहाँ पर जो है वो एक प्रोविजन नया किया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिन बच्चों का कमज़ोर है, उनके लिए प्रोविज़न किया जा रहा है कि फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएँगी। मतलब कि हॉस्टल फैसिलिटीज़, मतलब कि रहने की सुविधा जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रोवाइड की जाएँगी इस पॉलिसी के बाद। इसके बाद अगले इश्यू पे आते हैं। तो टीचर ट्रेनिंग से ये संबंधित है ये मुद्दा। अभी तक जो है वो क्या होता है कि बीएड के जो कोर्सेज़ हैं, वो अभी 2 साल पहले तक तो 1 साल के होते थे, अभी जो है वो 2 साल से 2 साल का जो है वो कोर्स चल रहा है। मतलब आपको अगर बीएड करना है, तो 2 साल के लिए आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन ये पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद से 2030 से ये लक्ष्य रखा गया है कि जो जिन लोगों को स्कूल्स में एज़ अ टीचर काम करना है, मतलब कि अध्यापक के रूप में काम करना है, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो 4 साल के बीएड में एडमिशन लें। तो ये जो 1 साल का, 2 साल का बीएड है, ये ख़त्म कर दिया जाएगा और 2030 से ये प्रोविज़न कर दिया जाएगा कि जिन लोगों ने 4 साल का बीएड किया हुआ है, सिर्फ़ उन्हीं को जो है वो स्कूल्स में टीचर्स का काम मिलेगा। अब ये टॉपिक हो गया, अगले इशू पे आते हैं। तो अगला इशू क्या है? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए इसको व्यापक बनाना है। मतलब कि इसकी जो रीच है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक इसमें है वो ये है कि एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने का प्रोविज़न किया जा रहा है। ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो रहेगा, ये जितनी भी एजुकेशन होती है इंडिया में, ये सबकी जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी होगा। मतलब कि जो सबसे टॉप गवर्निंग बॉडी एजुकेशन की इंडिया में होगी, वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। इसमें एक्सेप्शन 2 हैं, मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन। इन दोनों के लिए जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो ये नहीं होगा। इसके अलावा जो भी एजुकेशन होती है, वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगी। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में 4 इंडिपेंडेंट जो है वो बॉडीज और भी बनाई जाएंगी। सबसे पहली इसमें है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये जो है वो रेगुलेशन का काम करेगी, रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी एजुकेशन के लिए। दूसरा है जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये जो है वो स्टैंडर्ड सेट करेगी एजुकेशन का देश में। तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। ये जो इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग होती है, ग्रांट जाती है, ये उससे संबंधित होगा। ग्रांट सारी जो है अब इसके माध्यम से जाया करेंगी। और जो चौथा है वो है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। मतलब कि जो कॉलेजों को, विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को मान्यता दी जाती है, उसका काम जो है वो ये एनएसी करेगा। इसके बाद अगला जो इसमें प्रोविजन किया गया है इस पॉलिसी में, वो ये है कि एक
डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाएगी जिसका कि काम होगा डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करना। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक डेडिकेटेड यूनिट बनेगी जो कि जिसका काम सिर्फ यही होगा कि जो ऑनलाइन मोड से पढ़ाई होती है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इस पर निर्णय लेना। अभी मार्च के पहले की अगर बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन का उतना ज़्यादा प्रचलन हमारे देश में नहीं था। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो इस तरह की क्लासेस चलती थी, लेकिन कम से कम स्कूल लेवल पर इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। लेकिन जो कोविड-19 क्राइसिस के चलते जो है वो जो कई चेंजेज़ हमारी सोसाइटी में आए, हमारे सिस्टम्स में आए, एजुकेशन सिस्टम में, सबसे बड़ा चेंज यही आया कि जो ऑनलाइन मोड से पढ़ाई होने लगी, उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और धीरे-धीरे जो है वो गवर्नमेंट ने भी जो है वो अपने स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी। प्राइवेट स्कूल तो पहले से जो है ऑनलाइन एजुकेशन पे काम कर ही रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक यूनिट बनाई जाएगी जिसका कि काम होगा ऑनलाइन एजुकेशन को कंट्रोल करना, उसको मेंटेन करना, उसका स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर देना। तो दोस्तों, ये जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो ये थे। इसकी अगर जिस्ट हम बनाएं तो सबसे ज़रूरी इसमें क्या था कि टीचर ट्रेनिंग की बात आई थी कि 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा, उस पे जो है वो काम करेगी सरकार। 2030 से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ये था कि जो एक हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है, जो कि भारत में लीगल और मेडिकल को छोड़ के बाकी जितनी पढ़ाई होती है उसका रेगुलेशन का काम जो है वो ये काउंसिल करेगी। इसके बाद तीसरा जो मैंने लास्ट पॉइंट अभी आपको बताया कि एक डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग के लिए एक जो है वो डेडिकेटेड यूनिट बनाई जानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कवर की जाएंगी। तो इस टॉपिक में दोस्तों पढ़ने के लिए इतना ही है। पॉइंट वाइज हमने इसको जो है कवर कर लिया। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे, तो इसके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो 2020 का जो सर्वे हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो उसने फर्स्ट और सेकंड जो मतलब कि अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर्स होते हैं उनके लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के रिजल्ट अभी डिक्लेयर किए हैं। ये पांचवा जो है वो एनुअल एडिशन था इसका, स्वच्छ सर्वेक्षण का। अब इस पे इम्पोर्टेंट इश्यूज पे आ जाएं तो इसमें जो है वो टॉप पर इंदौर है। इंदौर जो है वो पिछले 3 साल से टॉप पोजीशन पे बना हुआ है। इंदौर की जो रैंकिंग है वो उन सिटीज़ में है जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। इसके अलावा अगर बात करें छोटे शहरों में 1 लाख से 10 लाख की जहाँ पर पॉपुलेशन है, तो उन शहरों में जमशेदपुर जो है वो सबसे ऊपर है, मतलब सबसे फर्स्ट पोजीशन पर जमशेदपुर है। इंदौर मध्य प्रदेश में है, जमशेदपुर जो है वो झारखंड का एक शहर है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें एक ये भी है जानने वाला कि वेस्ट बंगाल ने डिसाइड किया था कि वो स्वच्छ सर्वेक्षण में पार्ट नहीं लेगा। इसके चलते जो है वो कलकत्ता की रैंकिंग इसमें जो है वो रैंकिंग में सबसे नीचे आई है। मतलब कि वेस्ट बंगाल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि कलकत्ता उसमें जो है वो सबसे खराब पोजीशन पर आया है बड़े शहरों में। अच्छा, इसके बाद अगर हम कैंटोनमेंट की बात करें, इसमें जो एक कैटेगरी है वो कैंटोनमेंट्स की भी है। तो जो तमिलनाडु का सेंट थॉमस माउंट कैंटोनमेंट है, उसकी जो है वो पहली पोजीशन आई है पहले क्वार्टर में, मतलब कि अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में उसकी पहली पोजीशन आई है। वहीं जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में दिल्ली कैंट की जो है वो पोजीशन पहली है। इसमें जो है वो दोनों क्वार्टर्स में मिला के जो सबसे खराब कैंट की पोजीशन है वो है सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, ये हैदराबाद में पड़ता है। तो सबसे खराब पोजीशन सिकंदराबाद की है। तो इसकी जिस्ट अगर देख लें तो इंदौर सबसे टॉप पर है 10 लाख की पॉपुलेशन से ऊपर वाले सिटीज में। जमशेदपुर जो है वो 1 लाख से 10 लाख तक की पॉपुलेशन वाले सिटीज़ में जो है वो पहले नंबर पर है। कोलकाता की रैंकिंग आखिरी है क्योंकि वेस्ट बंगाल में ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो तमिलनाडु का सेंट थॉमस माउंट कैंटोनमेंट जो है वो पहले रैंक पर है पहले क्वार्टर में, और दूसरे क्वार्टर में दिल्ली कैंट जो है वो पहले नंबर पर है। सबसे खराब परफॉर्मिंग जो कैंट है वो सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड है, जो कि हैदराबाद में पड़ता है। तो दोस्तों, इसके साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ये टॉपिक भी कवर हो गया। अब आइए फिर जल्दी से अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है इंडिया ने जो चाइनीज ऐप्स अभी बैन कर दिए हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, एलएसी का उठ रहा है।
इस पर भी हम चर्चा करेंगे, जो इंटरनेशनल इश्यूज आएंगे या जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे हमारा जो वीडियो होगा उस पर हम जो है वो इस मामले पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम जानें कि भारत ने जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको बैन किया, क्यों बैन किया, किस प्रोविज़न के अंतर्गत बैन किया। तो जो एलएसी पर जो भी मुद्दे हो रहे हैं और चीन जो है वो ट्रांसग्रेशन कर रहा है, चीन जो है वो हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसके चलते जो है वो भारत ने चीन को डिस्करेज करने के लिए इस तरह के कई कदम उठाए थे, जिसमें कि बहुत फेमस ऐप्स जो है वो बैन कर दिए गए थे। सबसे ज़्यादा इसमें जो नाम हुआ था वो था टिकटॉक का, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा जो फेमस ऐप था वो पबजी एक गेम होता है, उसको भी जो है वो बैन कर दिया गया था। इसका जो है वो जो यंगस्टर पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स हैं इंडिया के, उनमें बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। तो ये दो ऐप जो है, बेसिकली ये दो ऐप थे, इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स जो है वो बैन किए गए थे। अब अगर हम बात करें कि ऐप्स जो हैं वो जो बैन किए गए हैं वो किस आधार पर किए गए हैं या किस प्रोविजन के अंतर्गत किए गए हैं, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है भारत का, उसका सेक्शन 69A और इसके साथ ही साथ जो आईटी एक्ट है, प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक, रूल्स 2009, इन दोनों के तहत जो है वो ये जो ऐप्स हैं इनको बैन कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि इन एक्ट्स के तहत जो है वो किसको शक्ति है इस तरह के डिसीजन लेने की, तो जो सेक्शन 69A है आईटी एक्ट 2000 का, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया था 2008 में। इसके बाद से सेंटर के पास पावर है कि सेंटर जो है वो कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, चाहे वो वेबसाइट पर हो या मोबाइल ऐप्स पर हो, उस पर जो है वो सेंटर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। कंट्रोल कैसे कर सकती है? उसको जो है वो बैन कर सकती है, पब्लिक व्यूइंग के लिए उसको पब्लिक डोमेन से उसको हटाया जा सकता है। अब बात कर लें कि ये किन ग्राउंड्स पर जो है वो ऐसा किया जा सकता है। तो भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता मतलब कि डिफेंस, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इसके अलावा जो फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज मतलब कि जो बाहरी देश हैं उनसे अच्छे संबंध, पब्लिक ऑर्डर, इन सारे ग्राउंड्स पर जो है वो आर्टिकल 69A के तहत सरकार जो है वो इस तरह के कंटेंट को, चाहे वो वेबसाइट पर हो और चाहे वो ऐप्स पर हो, उनको जो है वो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये टॉपिक भी दोस्तों इसमें इतना ही है। इंडिया ने जो है वो चाइनीज ऐप्स पे बैन किया। 69A की यहाँ पर बात आती है, ये इंपॉर्टेंट है आईटी एक्ट का। आईटी एक्ट 2000 का है, अमेंडमेंट इसमें 2008 में हुआ था। इसमें जो है वो सेंटर को पावर दिया गया था कि वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स पर जो कंटेंट है उसको पब्लिक व्यूइंग के लिए ब्लॉक कर सकता है। किन ग्राउंड्स पर? डिफेंस, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशंस और पब्लिक ऑर्डर, ये सारे ग्राउंड्स हैं जिन पर कि इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इस टॉपिक में दोस्तों ये है। अब आइए इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों है, दुनिया का सबसे ऊंचा एक जो है वो रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है भारत में। ये ब्रिज कहाँ बन रहा है ये जान लीजिए। ये ब्रिज जो है वो चेनाब रिवर है जम्मू कश्मीर में, ये चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है। 2021 तक प्रपोज किया जा रहा है, 2021 तक कहा जा रहा है कि ये ब्रिज जो है वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ये जो ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर वैली को बाकी पूरे देश से जोड़ने का काम करेगा, और इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि 2022 तक इससे ट्रेनें चलने लगेंगी। अगर इस ब्रिज की हाइट की बात करें तो इस ब्रिज की हाइट जो है वो 340 मीटर्स के आसपास है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 359 मीटर्स इसकी हाइट है। अब अगर कंपैरिजन करें, आपको आइडिया लगाना हो कि ये कितना ऊंचा है, तो जो कुतुब मीनार है दोस्तों वो 72 मीटर का है। जो पेरिस का आईफिल आईफिल टावर है वो 324 मीटर का है, और ये जो पुल है वो 359 मीटर्स का बनाया जा रहा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। इसके बाद स्पेसिफिक्स की बात करें इसमें, तो जो ऊधमपुर से कटरा तक का स्ट्रेच है वो 25 किलोमीटर का होगा। बनिहाल से काजीगुंड का जो है वो 18 किलोमीटर का होगा। काजीगुंड से बारामूला का 118 किलोमीटर का होगा। तो ये जो 3 सेक्शंस हैं इनको पहले से ही कमीशन कर दिया गया है। अच्छा, ये जो पुल है इसका जो टोटल स्पैन है वो 174 किलोमीटर का है। इस 174 किलोमीटर में 126 किलोमीटर जो है वो टनल्स के माध्यम से होगा।
और जो प्लान है मैंने आपको पहले ही बताया कि कश्मीर को जो है वो बाकी देश से दिसंबर 2022 तक इस पुल के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जिस्ट की बात करें यहाँ पर, तो चिनाब वैली में चिनाब रिवर के ऊपर ये पुल बन रहा है। इसकी हाइट जो है वो 359 मीटर्स रखी गई है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है ये। इसके जो है वो 4 सेक्शंस को कमीशन ऑलरेडी कर दिया गया है। 126 किलोमीटर इसमें टनल्स की लेंथ होगी और 2022 तक प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इन जम्मू कश्मीर। अब अगला टॉपिक दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल। तो जो आप इस समय दुनिया का माहौल जान ही रहे हैं किस तरह का है। कोविड क्राइसिस जो है वो पूरी दुनिया की कमर जो है वो टूट गई है। हर जगह यही पोजीशन हो गई है कि हजारों लोग लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों इन्फेक्शन रोज पता लग रहे हैं, रोज सामने आ रहे हैं। तो इसी बैकड्रॉप में जो है वो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल एक रिलीज की गई। इसका 14वां एडिशन जो है वो रिलीज किया गया। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस द्वारा निकाली जाती है। ये जो रिपोर्ट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो 2019 की रिपोर्ट है, 2019 का एडिशन है। इसके अगर हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ये क्यों निकाला जा रहा है, तो बेसिकली इसका लक्ष्य होता है एक जो है वो सेंट्रल डेटाबेस बनाना। सेंट्रल डेटाबेस किस लिए बनाया जाता है? जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब कि जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, या सरकार है, सरकार के और भी जो अंग हैं जो कि हेल्थ सेक्टर से संबंधित हैं, उनको एक डेटाबेस प्रोवाइड करने का काम करने के लिए इसको जो है वो बनाया जा रहा है। मतलब कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने भी रिसर्च वर्कर्स हैं, उनके लिए सिंगल जगह है जहां पर उनको हेल्थ से संबंधित भारत में जो भी डेटा है उसकी सारी जानकारी मिल सकती है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो है वो इसलिए बनाई जाती है। अच्छा, इसमें क्या-क्या चीज़ें कवर होती हैं? सबसे पहले डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इसमें कवर किए जाते हैं, मतलब कि पॉपुलेशन कैसी है, उसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। दूसरा जो है वो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसमें जोड़े जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, हाउसिंग पे, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तीसरी बात करें तो हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर, मतलब कि किस तरह की बीमारियां कम्युनिकेबल हों चाहे नॉन कम्युनिकेबल हों, किस तरह की बीमारियां जो हैं सोसाइटी में या इंडिया में प्रेवलेंट हैं, इस पर भी जो है इसमें बात होती है। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ एक्सपेंडिचर, इन सारी चीज़ों पे इसमें बात होती है। हेल्थ फाइनेंस इंडिकेटर्स इसको कहा जाता है, मतलब कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस की क्या पोजीशन है, साथ ही साथ जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है वो किस तरह से हो रहा है। इसके बाद अगला जो इसमें इशू होता है वो होता है हेल्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट में या हेल्थ सेक्टर में मैन पावर है उसके बारे में इसमें पूरी जानकारी होती है। इसके बाद होता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, आयुष इंस्टीट्यूट हैं, नर्सिंग कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इन सारे के बारे में इसमें जानकारी होती है। तो अब दोस्तों ये इसमें क्या क्या होता है ये हमने जान लिया। तो आइए अब जो है देख लेते हैं कि ये जो हेल्थ प्रोफाइल बनाई गई है इसमें बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के सामने आई हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो जो 1970 से 1975 तक लगभग 50 साल थी। अभी जो ये रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 2012 से 2016 के बीच में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़कर 68 ईयर्स हो गई है अराउंड। मतलब कि एग्जैक्ट बात करें तो 68.7 है, लेकिन 68 ईयर्स ये हो गई है। इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन जो है वो पुरुष और महिलाओं में है। जो महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 70 साल है, और जो पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67 साल है, मतलब कि 67 साल है। ये चीज़ें इसमें हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोस्तों होता क्या है, पहले मैं ये आपको बता दूं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो नंबर ऑफ डेथ्स हैं जो कि एक साल के अंदर, मतलब कि बच्चे के पैदा होने के एक साल के अंदर जो भी डेथ्स होती हैं पर 1000 लाइव बर्थ, ये जो होता है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको कहा जाता है। इस रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, और 2016 में जो है वो 33% था ये जो है वो, मतलब कि पर लाइव 1000 लाइव बर्थ 33 बच्चों की मौत होती थी। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है पहले के उससे। और इसमें भी लेकिन थोड़ा सा अंतर है, रूरल पॉपुलेशन में जो है वो 37 है और अर्बन पॉपुलेशन में ये 23 है।
इसके बाद हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पर बर्थ रेट की बात आती है, डेथ रेट की बात आती है और नेचुरल ग्रोथ की बात आती है। तो बर्थ रेट का मतलब होता है कि पर थाउजेंड पॉपुलेशन जो है वो कितने लोग पैदा हो रहे हैं। डेथ रेट का मतलब होता है कि पर थाउजेंड पॉपुलेशन किसी जगह पर कितने लोगों की मौत हो रही है। ये सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ों में गिरावट आई है, मतलब कि बर्थ रेट में भी गिरावट है, डेथ रेट में भी गिरावट है और नेचुरल ग्रोथ में भी गिरावट है। तो इसके चलते जो है वो जो पूरा पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें भारत में गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर डेमोग्राफिक्स की बात करें तो डेमोग्राफिक्स में जो है वो भारत में ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में जवान और इकोनॉमिकली एक्टिव लोग ज़्यादा हैं। मतलब कि ऐसे लोग जो कि अभी काम करने की जिनकी उम्र है, एम्प्लॉयमेंट लेने की या कोई भी काम करने की उनकी उम्र है, ऐसी पॉपुलेशन भारत में ज़्यादा है। स्पेसिफिक्स पे जाएं तो रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 साल से कम लोगों की जो है वो परसेंटेज भारत में 27% है। इसके अलावा 15 से 59 ईयर्स का जो एज गैप होता है उसमें 64% लोग हैं और जो 60 के ऊपर वाला एज ब्रैकेट होता है उसमें 8.5% लोग हैं। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें तो जो टोटल टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब दोस्तों होता है कि एक कोई महिला अपने पूरे जीवन काल में मतलब कि उसकी जो चाइल्ड बेयरिंग एज होती है, मतलब वो एज जहाँ तक वो मतलब कि उसको जो है वो बच्चे हो सकते हैं। तो इस एज में जो है वो कितने एवरेज ऑन एन एवरेज कितने बच्चे उसको होते हैं, इसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये जो है वो भारत में 2.3 है। यहाँ पर भी जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज में थोड़ा सा अंतर है। 2.5 जो है वो रूरल एरियाज में है, 1.8 जो है वो अर्बन एरियाज में है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हो गई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की भी बात कर लें छोटे से शॉर्ट में, तो 1961 में जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत जो है वो इसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ एजुकेशन को शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य यही था कि जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, एक जो है वो ढांचा तैयार करे जिससे कि सारी जानकारी जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है उसको कहीं ना कहीं कंपाइल किया जा सके और उसको जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन तक पहुंचाया जा सके। तो उसी पहल का जो है वो नतीजा है ये जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 की रिलीज की गई है। अब दोस्तों इस टॉपिक में भी इतना हो गया। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा। 2018 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। इसका लक्ष्य ये था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट करना और वहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद वहाँ पर जो भी बेसिक समस्याएं हैं उनको दूर करना और उनको जो है वो बाकी देश की जो और अच्छी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाई परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बराबर ले आकर खड़ा करना है। अब अगर हम लोग इस डेल्टा रैंकिंग की बात करें तो छत्तीसगढ़ का एक जिला है बीजापुर। बीजापुर ने इस बार रैंकिंग में टॉप किया है। मतलब 2020 की जो ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग है फरवरी से जून तक की, उसमें जो है वो बीजापुर सबसे अच्छे पोजीशन पर है। इसमें जो है वो दूसरे नंबर पर रायभोई है। रायभोई जो है वो मेघालय में एक डिस्ट्रिक्ट है। तीसरे नंबर पर जो है वो बहराइच है जो कि उत्तर प्रदेश में है। स्टेट सर्विसेज की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि नीति आयोग की जो डेल्टा रैंकिंग है इसमें जो तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का जिला है वो है बहराइच। अच्छा, ये रैंकिंग की हमने बात कर ली। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि किन एरियाज पर, किन पॉइंट्स पर जो है वो ये रैंकिंग की जाती है। तो सबसे पहला होता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब कि स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट और आखिरी होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पर जो है वो रैंकिंग की जाती है और इसी आधार पर जो है वो इस बार भी रैंकिंग की गई है जिसमें कि बीजापुर सबसे अच्छे पोजीशन पे आया है। तीसरे नंबर पर जो है वो बहराइच है। दूसरे नंबर पर मेघालय का एक जिला है रायभोई। तो इसमें जानने के लिए इतना ही। अगर रैंकिंग की स्पेसिफिक बात करें तो शुरू का 3 मैंने आपको बता दिया। चौथे नंबर पर बिहार का जो है वो नवादा है और 5वें नंबर पर पंजाब का मोगा आता है। तो इस टॉपिक में दोस्तों पढ़ने के लिए इतना ही है, इसमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हमने जान लिया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के काफ़ी पुराना टॉपिक है, 2018 का टॉपिक है। इसके अलावा इसकी जो रैंकिंग होती है वो हमने पढ़ ली, तो इसमें जो है वो लगभग चीज़ें कवर हो गई।
अब दोस्तों आइए फिर अगला टॉपिक अब देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है ब्रू अग्रीमेंट, या जो है वो इसको कहा जाता है रेयांग अग्रीमेंट। तो ब्रू या रेयांग जो है वो ये एक ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल समूह है, कम्युनिटी है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी जो है वो स्पेसिफिकली त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम में जो है वो एक कम्युनिटी ज़्यादा पाई जाती है। त्रिपुरा में जो है वो इसको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मतलब पीवीटीजी इसको कहा जाता है, इसको माना जाता है। ये जो एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, ये अग्रीमेंट साइन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा और मिजोरम के बीच। इसमें जो है वो ब्रू जो जनजाति है इसके और मिजोरम में जो मिजो पॉपुलेशन है वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके बीच जो है वो डिसएग्रीमेंट चला आ रहा था, जो कि धीरे धीरे लगभग 2 दशकों पहले बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था। 2 दशकों पहले क्या हुआ था कि यंग मिजो एसोसिएशन और इस तरह की और कुछ पार्टियों ने जो है वो ब्रू लोगों को टारगेट करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि जो ब्रू लोग हैं वो लोग मिजोरम के मूल निवासी नहीं हैं, इसलिए मिजोरम की जो इलेक्टोरल रोल है या जो यहाँ की वोटिंग लिस्ट है वहाँ से ब्रू लोगों का नाम हटा दिया जाए, ब्रू कम्युनिटी का नाम हटा दिया जाए। इसके बाद क्या हुआ कि 97 में जो है वो बहुत ज़्यादा एथनिक क्लैशेस यहाँ पर होने लगे, जहाँ पर कि जिसकी वजह से कि हज़ारों लोगों को ये जो मिज़ोरम का एरिया था इसको छोड़ के जाना पड़ा। ये लोग जो है वो शिफ्ट हुए और ये लोग कहाँ गए? ये लोग जो है वो रिलीफ कैंप त्रिपुरा में बनाए गए थे, ये लोग त्रिपुरा में जाके बस गए। लगभग 5,000 लोग जो है वो मिज़ोरम में वापस आ गए, लेकिन लगभग 32,000 लोग अभी भी जो है वो त्रिपुरा में मौजूद हैं। मतलब कि रेयांग जनजाति के लोग जो है अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। इनके लिए जो है वो एक इन्हीं से अग्रीमेंट साइन किया गया है। इनके सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में अग्रीमेंट साइन किया गया है। जो करंट सेटलमेंट है वो क्या है? इसमें ये कहा गया है कि जो भी ब्रू लोग त्रिपुरा में अभी रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं वो लोग त्रिपुरा में बस सकते हैं अगर वो चाहें तो। जो लोग 2009 के बाद से मिजोरम वापस लौट आए थे त्रिपुरा से, उनको त्रिपुरा में जाके बसने का हक नहीं होगा। इसके बाद एक सर्वे और फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा रिलीफ कैंप में जो ब्रू फैमिलीज रह रही हैं, और उस हिसाब से उनके लिए स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 600 करोड़ रुपए का एक फंड जो है वो अनाउंस किया जाएगा। इस फंड का लक्ष्य होगा जो ब्रू जनता है या जो रेयांग जनता है उसके बेनिफिट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए ये फंड जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक छोटा सा ही है, इसमें जानने के लिए यही है कि त्रिपुरा, मिजोरम और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। ब्रू जो है मुख्यतः मिजोरम में रहती है, त्रिपुरा में रिलीफ कैंप्स में ये लोग जो है वो सिचुएटेड हैं, क्योंकि मिजो लोगों और ब्रू लोगों के बीच में एथनिक क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही, आइए फिर अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आप लोग जानते ही होंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो एकदम नया पद है। इसको अभी जो है वो हाल ही में क्रिएट किया गया, और जनरल बिपिन रावत इसके पहले जो आर्मी चीफ थे हमारे, उनको जो है वो भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो उनका रोल क्या है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बेसिकली दोस्तों क्या करेंगे कि जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है, मतलब कि इसमें तीनों फोर्सेस, आर्मी हो चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, इन तीनों के चीफ जो है वो इसके मेंबर्स होते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो उसके परमानेंट चेयरमैन के, इस कमेटी के परमानेंट चेयरमैन के रूप में काम करेगा। इस कमेटी के चेयरमैन होते हुए सीडीएस का या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का रोल होगा कि तीनों सर्विसेज के बीच में एक जो है वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, उनके बीच में जो तारतम्य स्थापित करना, या उनके बीच में जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी काम होते हैं, उनको इजीली स्मूथली उनको किया जा सके, ये लक्ष्य, ये होगा इसका मेन काम होगा। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में जो है वो एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी बनाया गया है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, इसका जो हेड होगा या इसकी पूरी जो जिम्मेदारी होगी, दारोमदार होगा, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर होगा। इसके बाद जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा वो डिफेंस मिनिस्टर का
एक एडवाइजर के रूप में काम करते हैं। मतलब कि जो बिपिन रावत साहब अभी बनाए गए हैं वो डिफेंस मिनिस्टर के सोल एडवाइजर के रूप में काम करेंगे। और जो भी आर्मी चीफ है, नेवी चीफ है, एयरफोर्स चीफ है, इन लोगों को भी जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपनी सजेशन दे सकता है, अपनी ओपिनियन दे सकता है। हाँ, लेकिन ये लोग उसकी ओपिनियन मानने के लिए बाउंड नहीं है, मतलब कि ये कमांड नहीं कर सकता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हाँ, ये अपनी ओपिनियन जरूर दे सकता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो भी सर्विसेज का, मतलब तीनों सर्विसेज का, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, इन तीनों सर्विसेज से संबंधित जो भी प्रोक्योरमेंट के डिसीजंस होंगे, मतलब कि क्या सामान की खरीद फरोख्त की जानी है, ये सारे निर्णय जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा लिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि जहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अहम भूमिका होगी। तो दोस्तों, इस टॉपिक में और कुछ नहीं है जानने का। इसमें यही है कि मतलब जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एक होती है, जिसमें कि तीनों फोर्सेस के चीफ होते हैं, उनका चेयरमैन होगा। तीनों फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, जो कि एक नया डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बनाया जा रहा है, उसका हेड होगा। डिफेंस मिनिस्टर का एडवाइजर होगा। जो प्रोक्योरमेंट डिसीजंस हैं वो सारे जो है वो अब से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लिया करेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सारे कवर कर लिए हमने। अब आइए दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018। तो दोस्तों, हमारा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, एनसीआरबी, उसने 2018 के लिए एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के बारे में, मतलब ये इस रिपोर्ट का जो टाइम फ्रेम है 2017 से 2018 के बीच का है। तो इस रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई हैं, आइए उन पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट ने पाया है कि भारत में जो केस रजिस्टर होते हैं, मतलब कि जो एफआईआर लॉज होती है, जो भी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होते हैं, उनमें 1.3% की बढ़ोतरी हुई। मतलब कि पहले जो केसेस रजिस्टर होते थे उनसे जो है वो 1.3% केसेस ज्यादा रजिस्टर हुए हैं 2017 से 2018 के बीच में। इसके बाद जो क्राइम पर लाख पॉपुलेशन था, मतलब कि हर 1 लाख पॉपुलेशन पे जो क्राइम होता था, वो 2017 में 388.6 था। 2018 में यही कम होके 383.5 हो गया है। ठीक है। अगला इसमें जो इश्यू सामने आया वो ये है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, मतलब कि महिलाओं के खिलाफ, जो महिलाओं से जो क्राइम होता है, संबंधित जो क्राइम होता है, वहां पर जो है वो बढ़ोतरी हुई है। 2017 में जो क्राइम्स थे उनसे ज्यादा महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम है वो 2018 में हुए हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ऊपर है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के क्राइम सबसे ज्यादा हुए हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो दिल्ली जो है वो इसमें पहले नंबर पर है। अगर इसी कैटेगरी में और डिटेल में बात करें तो पतियों और रिश्तेदारों द्वारा जो है वो क्रूअल्टी, या उनके द्वारा जो असॉल्ट है, उनके द्वारा मारपीट है, उसके मामले जो है वो 31% इसमें इंक्लूडेड है। ये मतलब कि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उसमें से 31% या 32% मामले, लगभग 31.9% मामले जो है वो ऐसे हैं जो कि उनके हस्बैंड या उनके रिश्तेदारों द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बाद सुसाइड्स के बारे में बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ सुसाइड्स थे वो 2018 में 2017 की तुलना से ज्यादा हो गया। मतलब कि 2017 में कम सुसाइड हुए थे, 2018 आते आते वो संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसमें भी जो स्पेसिफिक्स पे जाएं अगर, तो जो डेली वेज अर्नर्स अर्नर्स थे, उन उनकी जो सुसाइड की दर थी, सुसाइड का उनका जो इंसिडेंस था वो सबसे ज्यादा था। जो कुल सुसाइड के मामले हुए उनमें से 22% जो है वो ऐसे थे जो लोग की डेली वेज अर्नर्स थे। दूसरे नंबर पर जो है वो जो फार्म सेक्टर वर्कर्स थे, मतलब कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे, लेबर्स थे, दूसरे नंबर पर इन लोगों ने सुसाइड किया। 7.7% ऐसे लोग थे जो कि फार्म सेक्टर से रिलेटेड थे जिन लोगों ने सुसाइड किया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा, चंडीगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, ये सारे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ पर फार्मर्स ने एक भी सुसाइड नहीं किया। मतलब कि इन सारी जगहों पर एक भी फार्मर्स का सुसाइड नहीं हुआ। अगले उस पे आते हैं इशू पे, तो उत्तर प्रदेश जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, मतलब कि जो आर्थिक मामलों से संबंधित जो क्राइम होते हैं उस मामले में सबसे ऊपर था। दूसरे नंबर पे यहाँ पे तेलंगाना था, तीसरे नंबर पे बिहार था।
अगला इसमें जो इशू उठाया गया था वो था वायलेंस ड्यू टू राइट्स, मतलब कि दंगे फसाद जो होते हैं इनके बारे में बात की गई थी। तो 2017 से 2018 में जो दंगे होते हैं, इस तरह के वायलेंस की जो घटनाएं थी उनमें बढ़ोतरी हुई है। मतलब कि 2017 में कम दंगे हुए थे, 2018 में यही और ज्यादा हो गए थे। अगला इसमें जो कैटेगरी था वो था SC ST रिलेटेड क्राइम्स। तो यहाँ पर अच्छी खबर ये थी कि 2017 में जो SC ST से रिलेटेड क्राइम्स थे, शेड्यूल ट्राइब एक्ट से रिलेटेड जो भी क्राइम्स थे, उनकी संख्या में कटौती हुई थी। मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स थे वो 2017 में ज्यादा थे, 2018 में जो है वो कम हो गए थे। इसके बाद साइबर क्राइम्स, जो आखिरी कैटेगरी इसकी थी वो साइबर क्राइम्स की थी। साइबर क्राइम्स में जो है वो क्राइम्स में बढ़ोतरी हुई है। मतलब कि 17 की तुलना में 2018 में अधिक साइबर क्राइम्स देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही है। अगला टॉपिक हम लोग आइए अब देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। तो हमारी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये इशू न्यूज में क्यों था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो 440 मीटर लंबा एक टनल बनाया चंबा टाउन के नीचे। और ये जो है वो चार धाम परियोजना है, उसी के अंतर्गत जो है वो ये टनल बनाया गया। अब चारधाम परियोजना की बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उसने निर्णय लिया था कि भारत में जो चार धाम है, मतलब कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये चारों जो है वो उत्तराखंड में सिचुएटेड हैं। इन चारों को जोड़ने के लिए एक जो है वो हाईवे बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो बताई जा रही है लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। और इस हाईवे की जो पूरी लेंथ है, टोटल लेंथ है किलोमीटर में, वो लगभग 890 किलोमीटर की है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो जो है वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पर जो है वो इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसका जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, मतलब कि वो गवर्नमेंट द्वारा ही दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के 4 साल के बाद तक जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, उसका मैनेजमेंट, उसका मेंटेनेंस, उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण जो है वो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार जिसने भी इसका ठेका लिया था वही करेगा। तो इसमें इस टॉपिक में यही है, चार धाम प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को जोड़ने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि उत्तराखंड में सिचुएटेड है, चाइना से लगा हुआ एरिया है। तो अगर वहाँ पे जो है वो देश से कनेक्टिविटी उसकी बढ़ेगी तो वो जो है वो स्ट्रेटेजिकली हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। तो ये इशू इसमें ये है। अब आइए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। इसमें जाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बेसिकली यही है कि लॉकडाउन हुआ 2020 में, जो कोरोना वायरस से संबंधित लॉकडाउन हुआ, उससे इकोनॉमी के लगभग जितने भी एस्पेक्ट से सभी प्रभावित हुए। जितने भी छोटे बड़े व्यापारी थे उन पर बहुत खराब असर पड़ा। जो छोटे व्यापारी थे उनके ऊपर सबसे ज्यादा उनके ऊपर मार पड़ी। प्रोडक्शन रुक गया, फिर सप्लाई रुक गई, सारी समस्याएं जो है वो उनके सामने खड़ी हो गई। इन सब के चलते हुए जो है वो अ, नीति आयोग के एक मेंबर हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जो है वो इशू करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स का जो लक्ष्य है वो ये है कि जो भी इंपोर्टेड गुड्स दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं उनको भारतीय मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट्स के साथ कंपिटिटिव बनाने के लिए उनको जो है वो उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं, कहा यह जाता है कि भारत में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन पर कई तरह के टैक्स लगते हैं। उन पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, फ्यूल ड्यूटी लगती है, क्लीन एनर्जी सेस लगता है, मंडी टैक्स लगता है, रॉयल्टी लगती है, बायोडाइवर्सिटी फी लगती है। उन पे जो है वो सैकड़ों तरह के उनके ऊपर टैक्स लगते हैं। इस तरह के टैक्सेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री से, बाहर की कंट्री से वो सामान आ रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ पर भी लगते हों। तो ये जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ के जो सामान है वो इस तरह से बेनिफिट में चले गए या अच्छी पोजीशन पे चले गए। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जब हमारी कंट्रीज में आते हैं तो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक गुड्स से जब इनका कंपटीशन होता है तो ये जो है वो हमेशा फायदे में रहते हैं, क्योंकि इनको जो है वो कम टैक्स देना पड़ता है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। तो इस समस्या का निराकरण करने के लिए एक प्रोविजन, एक सजेशन आया है कि एक जो है वो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगा दिया जाए एंट्री पॉइंट पर। मतलब कि जहां से बाहर का सामान एंटर होता है वहां पर जो है वो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगा दिया जाए, जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके। मतलब कि
दोनों, चाहे वो इम्पोर्टेड गुड्स हो चाहे इंडिया के गुड्स हो, दोनों के कंपटीशन के लिए एक बराबर का मैदान तैयार हो सके, जहां पर कि जो है वो फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है वो कंपटीशन हो या मार्केट जो है वो चल सके। तो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स दोस्तों ये है। अगला जो टॉपिक है हमारा, और इस वीडियो का जो हमारा आखिरी आखिरी टॉपिक है, वो है प्रज्ञता। तो दोस्तों, प्रज्ञता जो है वो डिजिटल एजुकेशन के लिए गाइडलाइंस का एक सेट है। ये गाइडलाइंस का सेट जो है वो इसको एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य यही है कि जो भी इंडिया में डिजिटल एजुकेशन दी जा रही है, ऑनलाइन मोड पर एजुकेशन दी जा रही है, उसके लिए जो है वो रूल्स रेगुलेशंस तैयार करना है। इसके बारे में और बात करें तो मार्च 2020 से, जब से कि कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, करोड़ों स्टूडेंट्स भारत के ऐसे हैं जिनको जो है वो जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन मोड पे हो रही हैं। तो सर्वे किया गया, गाइडलाइंस निकाली गई। गाइडलाइन ने ये बताया कि जो भारत है, भारत में जो स्टूडेंट्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली कैटेगरी वो है जिनके पास कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं और 4G का इंटरनेट कनेक्शन है। दूसरी कैटेगरी है जिनके पास स्मार्टफोन है लेकिन इंटरनेट एक्सेस उतना अच्छा नहीं है, 4G नहीं है। तीसरे हैं जिनके पास टेलीविजन है, केबल है, डीटीएच है। चौथे हैं जिनके पास रेडियो है या बेसिक मोबाइल फ़ोन है जिसमें कि एफएम रेडियो होता है। और पांचवें हैं जिनके पास किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं मौजूद है। तो गाइडलाइन ये कहती है कि कोई भी स्कूल है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये देखे कि जो भी स्टूडेंट्स उसके यहाँ हैं या जो भी टीचर्स उसके यहाँ हैं, क्या उनके पास वो मीन्स अवेलेबल है, मतलब कि वो सारी सुविधाएं हैं जिनसे कि वो ऑनलाइन क्लासेस अपनी अटेंड कर सकें। और अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, ये भी देखना स्कूल्स की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद गाइडलाइन ये कहती है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, इनका जो ड्यूरेशन है वो भी फिक्स होना ज़रूरी है। ये गाइडलाइन कहती है कि किंडरगार्टन, नर्सरी और प्री स्कूल, मतलब कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए 30 मिनट से ज़्यादा जो है वो एक दिन में क्लासेस नहीं चलनी है। इसके बाद क्लासेस 1 से 8, मतलब कि 1 से 8 तक की जो क्लासेस हैं, उनके लिए जो है वो 1.5 घंटे से ज़्यादा दिन में ऑनलाइन लाइव क्लासेस नहीं होंगी। और 9 से 12, मतलब कि 1 से 8 तक जो है वो 1.5 घंटा, 9 से 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए 3 घंटे से ज़्यादा जो है वो लाइव क्लासेस ऑनलाइन नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि लगातार 1.5 घंटे से ज़्यादा जो है वो क्लास 1 से 8 तक के बच्चे नहीं पढ़ेंगे लाइव। उसमें जो है वो प्रोविज़न किया जा सकता है कि टीचर्स वीडियो भेज दें, बच्चे बाद में उसको देख लें, लेकिन जो लाइव क्लासेस के लिए प्रोविज़न है वो 1 से 8 तक के लिए 1.5 घंटे का है, 9 से 12 तक के लिए 3 घंटे का है। इसके बाद गाइडलाइन ये भी कहती हैं कि लाइव क्लासेस के अलावा और भी तरीके हैं जिनसे कि एजुकेशन दी जा सकती है, जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी प्रोग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एसएमएस हो गया। इन सारी चीज़ों के माध्यम से और भी कई क्रिएटिव तरीके स्कूल्स अपना सकते हैं जिनसे कि वो एजुकेशन दे सकते हैं। गाइडलाइन जो है वो हेल्थ इश्यूज पे भी बात करती है। गाइडलाइन कहती है कि जो बच्चे हैं जिनको लगातार फ़ोन के सामने या कंप्यूटर के सामने बैठना है, स्कूल्स की जिम्मेदारी ये है कि उनके स्वास्थ्य पर भी कोई खराब असर ना आए, इसीलिए जो है वो उसकी ड्यूरेशन भी फिक्स कर दी गई और इस पे जो है वो गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। साथ ही साथ अगला इशू इसमें जो है वो साइबर सेफ्टी का है। साइबर सेफ्टी का मतलब ये है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ऐसे प्रोविज़न किए जाने चाहिए, ऐसे तरीकों से उनको पढ़ाया जाना चाहिए जहाँ पर कि साइबर क्राइम्स का शिकार वो ना बने। ये इश्यू बीच में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था। ज़ूम ऐप पर जो है वो पढ़ाई होती थी। फिर उसमें सरकार ने नोटिफ़िकेशन निकाला था कि ज़ूम ऐप जो है वो बहुत सेफ़ नहीं है। बहुत सारे जो है वो स्कूल्स ऐसे थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे थे जो कि ज़ूम ऐप को जिन्होंने छोड़ दिया था और अलग-अलग ऐप्स पे वो चले गए थे। तो इस तरह के मामले ना हो, इस तरह के इश्यूज़ ना हो, ये भी देखना जो है वो स्कूल की ज़िम्मेदारी है। ये सारी चीज़ें जो है वो गाइडलाइन में इंक्लूड की गई हैं। तो दोस्तों, प्रज्ञता के साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो ख़त्म हो रहा है। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो रिलीज़ होगा, अगला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, उसमें हम जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात करेंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग जो है वो लेजिस्लेटिव चेंजेस जो साल भर में हुए हैं, लीगल इश्यूज जो भी हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, उन पर भी जो हम जो है चर्चा करेंगे। अगले वीडियो का हमारा टॉपिक ये रहेगा। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स पर एक वीडियो बनाएंगे और इसी तरह से जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनको हम जो है वो धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।